नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसी रोटेटिंग मशीन है। रोटेटिंग मशीन का अर्थ है जिसमें कोई घूमने वाला भाग हो। तो यह एक ऐसी रोटेटिंग मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर कार्य करती है, जिसमें प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इंडक्शन के द्वारा टॉर्क का उत्पादन होता है। तो बेसिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे हम जब एसी सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट की, तो उसका शाफ्ट रोटेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कार्य सिद्धांत। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर माइकल फैराडे के नियम पे कार्य करता है। माइकल फैराडे ने यह पाया कि जब कोई धारावाहक कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, तो उस पे एक बल महसूस होता है और वह विक्षेपित हो जाता है या अपनी जगह से मूव कर जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो धारावाहक कंडक्टर का चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो आपस में एक दूसरे पे बल लगाएंगे। इस वजह से हमारा धारावाहक कंडक्टर विक्षेपित हो जाता है। इसी नियम पे हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी कार्य करता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये पिंक कलर की जो फील्ड यहाँ पे दिखाई गई है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे हम परमानेंट फील्ड भी कह सकते हैं। तथा जो बीच में कंडक्टर दिखाया गया है, जिसमें करंट बाहर की ओर फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से एक फील्ड डेवलप हो रही है इसके आसपास, जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है, इसे हम कहेंगे फील्ड ड्यू टू करंट या धारा की प्रवाह की वजह से कंडक्टर के आसपास जो फील्ड बनी है। अब इस चित्र में देखिए, ये दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे पे बल लगा रही हैं, जिसके कारण एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है जो कंडक्टर को इस दिशा में मूव करा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहक चालक पर लगने वाला बल। हमने जैसे पहले देखा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाहक चालक रखा जाता है, तो उस पे एक बल लगता है, जिसकी वजह से वह विक्षेपित हो जाता है। तो यह बल जो होता है वो बी आई एल साइन थीटा के बराबर होता है, जिसमें बी हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व, एल होता है हमारी चालक की लंबाई, आई होती है हमारी चालक में बहने वाली धारा का मान, तथा थीटा हमारा होता है चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। जैसे कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, यदि ये ब्लैक कलर का हमारा चालक है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी लंबाई एल है, तो ये जो चालक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में जब थीटा एंगल पर रखा होगा, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा बी आई एल साइन थीटा के बराबर। जब कोई धारावाहक चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, तो उस पे लगने वाले बल का मान उस चालक की पोजीशन पर निर्भर करता है कि वह चालक उस चुंबकीय क्षेत्र में किस पोजीशन में रखा हुआ है। अब आइए यहाँ पे कुछ पोजीशंस डिस्कस करते हैं हम। जैसे मान लीजिए पहली पोजीशन है, जब चालक हमारा चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल में है यहाँ पे, यानी चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल जो है हमारा वो 0 डिग्री है, यानी यहाँ पे हम थीटा को 0 लेके चलेंगे। तो इस प्रकार से कंडक्टर हमारा पैरेलली रखा हुआ है फील्ड के। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो जो फोर्स है हमारा बी आई एल साइन थीटा के बराबर, यदि साइन थीटा हमारा 0 हो जा रहा है, तो हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 या 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब चालक हमारा फील्ड से परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, यानी फील्ड और चालक के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हम थीटा को क्या करेंगे, 90 डिग्री लेकर चलेंगे। फिर जैसा कि हम जानते हैं साइन 90 हमारा 1 के बराबर या 1 के बराबर होता है, तो हमारा जो फोर्स है वो एफ बी आई एल साइन थीटा के बराबर है। यहाँ पे साइन थीटा जो है वो हमारा 1 है, तो हमारा फोर्स जो हो जाएगा वो बी आई एल के बराबर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। तो हमारा जो कंडक्टर है अगर परपेंडिकुलरली रखा हुआ है फील्ड में, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। इसीलिए हम कोशिश क्या करते हैं अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, जो कंडक्टर्स रखे होते हैं फील्ड में, उनको हम परपेंडिकुलरली ही रखने की कोशिश करते हैं, जिससे उस पर मैक्सिमम बल लग सके। धारावाहक चालक पर लगने वाले बल की दिशा। जैसा कि हमने पहले देखा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या धारावाहक कंडक्टर जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, तो उस पे एक बल लगता है, जिसकी वजह से वो विक्षेपित हो जाता है या मूव कर जाता है।
तो जो ये बल लगता है उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि अगर हमारे बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में की तरफ अगर फील्ड फ्लो कर रही है और मिडिल फिंगर यानी बीच वाली उंगली की तरफ हमारी करंट फ्लो कर रही है, तो वो जो कंडक्टर है वो थंब की दिशा में क्या करेगा, अंगूठे की दिशा में हमारा एक बल महसूस करेगा यानी मूव करेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम करंट की दिशा रिवर्स कर दें यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दें, तब क्या होगा, करंट हमारी इस दिशा में फ्लो करेगी और फील्ड हमारी अगर समान दिशा में रहे, सेम दिशा में रहे, तो हमारी जो कंडक्टर पे लगने वाला बल है वो डाउनवर्ड्स लगेगा। तो हमने देखा करंट की दिशा से कैसे कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स की दिशा हम निर्धारित करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। डबल रिवॉल्विंग फील्ड सिद्धांत। जब हम अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा फ्लो करती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो कि साइनसोइडल होती है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स डेवलप होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वो भी साइनसोइडल होता है, तथा जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो साइनसोइडल या साइन वेव की तरह चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार से क्षेत्र बनता है तो प्रत्येक एक साइकिल के लिए इसकी ध्रुवता क्षेत्र की जो वो परिवर्तित होती है, यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए ध्रुवता यदि ऊपर नॉर्थ बन रहा है और नीचे साउथ बन रहा है, तो निगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा, ऊपर साउथ बन जाएगा और नीचे नॉर्थ बन जाएगा, यानी ध्रुवता पलट जाएगी। तो जब एक साइकिल के लिए ही ध्रुवता चेंज हो जाती है तो हमारा कोई भी रिवॉल्विंग फील्ड नहीं बन पाती, यानी क्षेत्र हमारा घूमता नहीं है, घूमता हुआ क्षेत्र नहीं बन पाता है, दोनों दिशा में बराबर क्षेत्र बनता है और एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसलिए हमारी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड सिद्धांत को और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमारा स्टेटर है, इसके दो पोल्स हैं ये, और इन पे स्टेटर वाइंडिंग लिपटी हुई है हमारी, जिसपे हम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई देते हैं। तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई देने से क्या होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा फ्लो करेगी इस स्टेटर की वाइंडिंग में, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लक्स बनता है वो भी अल्टरनेटिंग बनता है, यानी एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार निगेटिव डायरेक्शन में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो फ्लक्स डेंसिटी बनी हुई है, एक यहाँ पे क्लॉकवाइज बन रही है जो पॉजिटिव साइकिल के लिए बनेगी, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है जो निगेटिव साइकिल के लिए हमारी बनती है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी दोनों फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं और रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसी वजह से हमारी कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं बन पाती है। तो इस तरह से एक क्या करेगी, फ्लक्स कंडक्टर को क्लॉकवाइज खींचने की कोशिश करेगी इस साइड, और एक क्या करेगी, इन रोटर के कंडक्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज खींचने की कोशिश करेगी इस डायरेक्शन में। तो इस वजह से क्या होता है कि एक साइकिल के लिए कंडक्टर को दोनों तरफ फोर्स लगता है और दोनों तरफ फील्ड क्या करती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और कंडक्टर मूव नहीं कर पाता है। अब 50 हर्ट्ज की सप्लाई होने की वजह से क्या होता है कि जब 50 हर्ट्ज सप्लाई का मतलब है कि एक सेकंड में इस तरह की 50 साइकिल्स आएंगी। तो एक सेकंड में 50 साइकिल आने का मतलब है कि एक सेकंड में कंडक्टर पे हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ फोर्स लगेगा 50 बार। तो 50 बार जब एक सेकंड में फोर्स लगेगा तो हमारा कंडक्टर जो होता है, रोटर के ये जो कंडक्टर्स हैं ये मूव नहीं कर पाते हैं, ये बस एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में उत्पन्न टॉर्क। तो सबसे पहले समझते हैं टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए या रोटेट कराने के लिए जो बल लगता है उसे हम टॉर्क बोलते हैं। तो जैसा कि हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में देखते हैं, हमारे रोटर में कंडक्टर्स होते हैं, तो इन कंडक्टर्स को मूव कराने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। तो जब सिंगल फेज एसी सप्लाई आती है हमारे इंडक्शन मोटर में, तो एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी एक बार पॉजिटिव साइकिल एक बार निगेटिव साइकिल। तो ये पॉजिटिव साइकिल है और ये निगेटिव साइकिल है हमारी। तो जब पॉजिटिव साइकिल आती है तो उसकी वजह से इन कंडक्टर्स पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगेगा या इनमें जो टॉर्क लगेगा उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड टॉर्क, जो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार से जब निगेटिव साइकिल हमारी आती है तो क्या होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगता है या फोर्स लगता है कंडक्टर्स पे, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स टॉर्क। तो जब ये एक साइकिल के लिए दो टॉर्क लगते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, यानी उल्टी दिशा में लगते हैं, और दोनों का मान सेम होता है,
तो उसकी वजह से इन दोनों के मान की वजह से जो इनका रिजल्टेंट टॉर्क होता है, यानी जो इन दोनों को मिला के टॉर्क आता है, वो हमारा 0 या शून्य आता है। तो बेसिकली जो हमारा रोटर का कंडक्टर है उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लग रही है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में टॉर्क लग रही है और दोनों इक्वल है, वैल्यू दोनों की या मान दोनों का इक्वल है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और हमारा कोई भी टॉर्क नहीं लग पाता है उस पर, जिसकी वजह से हमारा रोटर का कंडक्टर मूव नहीं करता है और एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता रह जाता है। इस वजह से हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग, जैसा कि हमने देखा पहले कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो उसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसको अस्थायी रूप से दो फेज मोटर में परिवर्तित कर देते हैं। यानी दो फेज मोटर में परिवर्तित करने का मतलब है कि एक अतिरिक्त वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं हम इसके साथ। अतिरिक्त वाइंडिंग जो स्टार्टिंग वाइंडिंग कहलाती है, या इसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। तथा इसको स्प्लिट फेज बनाने के लिए, यानी दोनों वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करे वो अलग अलग फेज में रहे, ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में एक कैपेसिटर या संधारित्र लगा देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, दोनों वाइंडिंगों में करंट जो है वो अलग अलग फेज में बहता है। आइए इसको और डिटेल में देखते हैं। वाइंडिंग के प्रकार, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो हम उसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं कि स्टेटर वाइंडिंग को ही दो वाइंडिंगों में बांट देते हैं। पहली होती है हमारी मुख्य वाइंडिंग, या इसको हम रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग, या इसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखी होती हैं। जो हमारी मुख्य वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध हम कम रखते हैं और इंडक्टेंस अधिक रखते हैं, तथा जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका हम प्रतिरोध अधिक रखते हैं तथा इंडक्टेंस कम रखते हैं। अब मुख्य वाइंडिंग का इंडक्टेंस अधिक होने की वजह से ये वोल्टेज से इसकी जो करंट होती है वो ज्यादा लैग करती है, पर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट जा रही होती है वो कम इंडक्टेंस होने की वजह से वोल्टेज से कम लैग करती है। तो यहाँ पे जो दोनों वाइंडिंग में करंट जा रही है, इन दोनों में क्या हो रहा है, एक फेज डिफरेंस आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सिंगल फेज को ही दो फेज मोटर में ही बदल देते हैं यहाँ पे। तो मुख्य वाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखने का यह मकसद होता है कि जब प्रतिरोध कम रहेगा तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी। तो मेन वाइंडिंग में जब करंट ज्यादा फ्लो करती है तो हमारा मोटर जो है वो फुल स्पीड पे, अच्छी स्पीड पे घूम सकता है। पर स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो हम अधिक इसलिए रखते हैं क्योंकि अधिक रखने से क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो टॉर्क चाहिए होती है, यानी रोटर कंडक्टर्स को घुमाने के लिए जो बल लगता है वो अधिक लगता है। तो उस टाइम क्या होता है कि करंट सबसे ज्यादा खींचता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग द्वारा करंट ज्यादा खींचा जाता है सप्लाई से। तो उस टाइम क्या होगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के जलने के चांसेस होते हैं। तो उसी स्टार्टिंग वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध अधिक रखते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में, जिससे हमारी वाइंडिंग जो है जलने से बच जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा रनिंग वाइंडिंग में धारा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम दो वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग में। तो ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से देखिए 90 डिग्री पर रखी हुई है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। तो रनिंग वाइंडिंग में मान लीजिए करंट IR फ्लो कर रही है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में IS करंट फ्लो कर रही है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में हम एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अब ये कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं इसको देखते हैं। अब मान लीजिए ये ग्राफ है इसका, या वेव फॉर्म है इसकी। तो IR जो है हमारा रनिंग वाइंडिंग का करंट है वो ये ब्लू वेव फॉर्म से दिखाया गया है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है वो ग्रीन वेव फॉर्म से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जब कैपेसिटर लगा होता है तो क्या होता है कि जो हमारी करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। तो हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट है वो यहाँ पे वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी, और जो रनिंग वाइंडिंग की करंट है वो हमारी वोल्टेज के साथ फेज में रहेगी। वैसे तो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों में कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता ही है, जिसकी वजह से ये दोनों वोल्टेज से लैग करती हैं। बट यहाँ पे अगर हम इंडक्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चलें, सिर्फ कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की बात करें, तो हमारी जो रनिंग वाइंडिंग की करंट है वो मान लीजिए सेम फेज में है वोल्टेज के, तो कैपेसिटर लगे होने की वजह से जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट होगी वो इससे 90 डिग्री लीड करेगी, यानी 90 डिग्री पहले शुरू होगी। यहाँ पे मान लीजिए -π/2 पहले शुरू होगी यहाँ पे। तो ये -π/2 पहले शुरू होने से क्या होता है, दोनों करंट में एक फेज डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दो फेज मोटर में परिवर्तित हो जाती है। अब ये दो फेज मोटर में परिवर्तित होने से क्या होता है इसको आगे देखते हैं हम।
रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग की करंट है वो 90 डिग्री एक दूसरे से फेज डिफरेंस पे आ गई। तो हमारी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट है जो मरून कलर से दिखाई गई है, और रनिंग वाइंडिंग की करंट हमारी यहाँ ब्लू कलर से दिखाई गई है। तो जैसे मान लीजिए ये दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग के पोल्स हैं और ये दोनों हैं हमारे रनिंग वाइंडिंग के पोल्स। तो जब देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट स्टार्ट होती है अपना पीक पे जाना, तो जब ये अपना पीक अटेन कर लेती है तो उस टाइम में क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के पोल्स के बीच मैक्सिमम फ्लक्स फ्लो करता है। तो उस टाइम जो हमारे पोल्स बनते हैं वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच बनते हैं, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, इस प्रकार से। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट है वो पीक से फिर जीरो की ओर बढ़ने लगती है, और अभी ये जीरो की ओर बढ़ ही रही होती है कि इतने में हमारी रनिंग वाइंडिंग की जो करंट है वो धीरे धीरे अपने पीक को पकड़ने लगती है और π/2 पे अपने पीक पे आ जाती है। तो जब रनिंग वाइंडिंग की करंट अपने पीक पे होगी उस टाइम क्या होगा, हमारे जो रनिंग वाइंडिंग के पोल्स हैं ये दोनों, इन दोनों के बीच हमारा मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा, और पोल्स भी इन दोनों पोल्स के बीच बनेंगे हमारे नॉर्थ और साउथ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ हमारे हॉरिजॉन्टली जनरेट हो रहे हैं। तो अब इससे पहले हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल थे वो वर्टिकली बन रहे थे, अब ये एक तरह से रोटेट होके हॉरिजॉन्टल में आ गए हैं, हॉरिजॉन्टली बन रहे हैं। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट IS और रनिंग वाइंडिंग का करंट IR समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा रनिंग वाइंडिंग का करंट जीरो की ओर बढ़ने लगेगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट निगेटिव में अपने मैक्सिमम की ओर बढ़ने लगेगा। जब ये पाई पे अपने निगेटिव मैक्सिमम पे आएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट, तो हमारे जो पोल्स हैं वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के पोल्स होंगे जिनके बीच हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेवलप होगा, यानी इन दोनों पोल्स के बीच मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। बस निगेटिव साइकिल होने की वजह से क्या होगा कि जो नॉर्थ और साउथ है इनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी जब ये पॉजिटिव साइकिल बन रही थी तो हमारा नॉर्थ ऊपर बन रहा था और साउथ नीचे बन रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव साइकिल की वजह से नॉर्थ नीचे हो जाएगा और साउथ ऊपर हो जाएगा, इस प्रकार से। अब जैसे जैसे हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट IS निगेटिव पीक से जीरो की ओर बढ़ने लगता है, हमारा रनिंग वाइंडिंग का जो करंट है IR वो हमारा जीरो से निगेटिव पीक की ओर बढ़ता है और 3π/2 पे अपना निगेटिव पीक अटेन कर लेता है। तो जब रनिंग वाइंडिंग का करंट हमारा निगेटिव पीक पे होता है तो उस टाइम हमारी जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो रनिंग वाइंडिंग के दोनों पोल्स के बीच बनेगी, यानी यहाँ पे, और जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है वो रनिंग वाइंडिंग के पोल्स के बीच बनेंगे। बस यहाँ पे निगेटिव साइकिल होने की वजह से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और जो नॉर्थ पोल है वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा और साउथ पोल हमारा राइट हैंड साइड में बन रहा है, इस तरह से। तो अब हम चारों कंडीशंस को जब कंबाइन करके देखते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का करंट है वो समय के साथ बढ़ता है। यानी सबसे पहली पोजीशन में क्या हुआ, हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट जब पीक पे आया तो हमारे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के पोल्स है इनके बीच हमारा नॉर्थ और साउथ बना, इस तरह से, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। फिर जब हमारा रनिंग वाइंडिंग का करंट अपने पीक पे आया है तो हमारा रनिंग वाइंडिंग के बीच में पोल्स बने नॉर्थ और साउथ, इस प्रकार से, यानी नॉर्थ हमारा राइट में बना और साउथ लेफ्ट में। उसके बाद हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट जो निगेटिव पीक पे आया तो हमारे फिर से पोल्स जो हैं वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के पोल्स के बीच में बने, नॉर्थ और साउथ। और इस बार क्या हुआ है, हमारा साउथ ऊपर हो गया है, नॉर्थ नीचे हो गया है, चूंकि निगेटिव साइकिल आ रही है तो उसकी वजह से हमारी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। उसके बाद चौथी कंडीशन में हमने देखा कि जो रनिंग वाइंडिंग का करंट जब निगेटिव पीक पे आया है तो उस कंडीशन में क्या हुआ है, रनिंग वाइंडिंग के पोल्स के बीच में हमारे नॉर्थ और साउथ डेवलप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर्थ हमारा लेफ्ट साइड में आ गया है और साउथ हमारा राइट साइड में आ गया है, यानी निगेटिव साइकिल की वजह से पोलैरिटी हमारी रिवर्स हो गई है यहाँ पे। तो अब इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ पहले रोटेट होके यहाँ आया वर्टिकली, फिर यहाँ से रोटेट होके नीचे चला गया और फिर नीचे से रोटेट होके लेफ्ट साइड में आ गया। इसी तरह साउथ भी हमारा नीचे से रोटेट होके लेफ्ट में आया पहले, फिर लेफ्ट से रोटेट होके टॉप पे आया है हमारा, फिर टॉप से रोटेट होके कहाँ आ गया है हमारा, राइट साइड में आ गया है। यानी हमारी दोनों पोलैरिटीज क्या हो रही है, एक तरह से रोटेटिंग मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, जिससे हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गई है। तो अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हमारे रोटर के जो कंडक्टर्स होते हैं इनको ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करके घुमाने की कोशिश करती है,
और घूमने लगते हैं, हमारे कंडक्टर जो है वो घूमने लगते हैं इसके साथ। तो इस तरह से हम अपने मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। पंखों में संधारित्र का प्रयोग। तो जैसा कि आप सबने अपने घरों में देखा होगा, जो सीलिंग फैन या पंखे होते हैं उनमें इस प्रकार का एक कंडेंसर या कैपेसिटर लगा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये कैपेसिटर या कंडेंसर खराब हो जाता है, तो हम जब स्विच ऑन करते हैं तो हमारा फैन रोटेट नहीं करता है, घूमता नहीं है, सिर्फ एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी सप्लाई उसमें जा रही है पर स्टार्टिंग उसे नहीं मिल पा रही है। तो ये कैपेसिटर या कंडेंसर जो होता है हमारा, वो मुख्यतः पंखों में स्टार्टिंग के लिए लगाया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए कंडेंसर स्टार्टिंग के लिए लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब हमारा ये कंडेंसर खराब हो जाता है तो हम स्विच ऑन भी करते हैं, तब भी हमारा पंखा मूव नहीं करता है या रोटेट नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि डंडे से उस पंखे को घुमा देते हैं और जिस डायरेक्शन में घुमाते हैं उसी डायरेक्शन में वो स्टार्ट हो जाता है और घूमने लगता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग के लिए होता है। अगर एक बार हम उसे बाहर से स्टार्टिंग दे देंगे डंडे से, तो वो क्या होगा, उसी दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगा, बट मैकेनिकली स्टार्टिंग करना या बार बार डंडे से घुमाना उसको पॉसिबल नहीं है। जिस वजह से हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का या कंडेंसर का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा जो है पंखा है सेल्फ स्टार्टिंग रहे, या जैसे ही स्विच ऑन करें हमारा फैन अपने आप स्टार्ट हो जाए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर तथा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में तुलना। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज सप्लाई पर कार्य करते हैं। तीन फेज सप्लाई होने के कारण तीन फेज की वजह से हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डेवलप हो जाती है इनमें, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा सिंगल फेज सप्लाई होने की वजह से, जैसा कि हमने पहले देखा, डबल रिवॉल्विंग फील्ड बनती है और सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। तो बेसिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे कम बिजली रेटिंग के लिए बनाए जाते हैं। इनका निर्माण विश्वसनीय और किफायती होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे कम इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर पर काम करते हैं। यदि हम एक ही आकार की सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर लें, तो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज की तुलना में 50% आउटपुट ही दे पाएगी। यानी अगर हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो 1000 आरपीएम या 1000 रोटेशन पर मिनट की स्पीड से घूम रही है, तो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उसकी तुलना में 50% यानी 500 आरपीएम तक ही घूम सकेगी। इसी प्रकार से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क यानी शुरुआती टॉर्क भी कम होती है। चूंकि इसका वजन हल्का होता है, इसलिए इसको स्टार्टिंग में घुमाने में बल कम लगता है, तो इसलिए इसकी स्टार्टिंग टॉर्क कम होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता थ्री फेज इंडक्शन मोटर से कम होती है। इसका दक्षता का अर्थ है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो, उसे हम एफिशिएंसी या दक्षता कहते हैं। तो दक्षता हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कम होती है अगर हम तुलना करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर से। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रयोग। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम सीलिंग फैन या पंखों में करते हैं। इसका प्रयोग ब्लोअर में भी किया जाता है। घरों में प्रयोग होने वाले मिक्सर ग्राइंडर में भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है तथा वॉशिंग मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों के कंप्रेसर्स में भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हम प्रयोग करते हैं। कन्वेयर बेल्ट्स तथा अन्य मशीनों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कम बिजली खपत पे हमें निरंतर स्पीड यानी निरंतर गति देते हैं, कांस्टेंट स्पीड देते हैं, जिसके कारण हम इसका प्रयोग कृषि उपकरणों तथा मशीनरी में भी करते हैं। तो आज हमने पढ़ा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कि कैसे ये सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है, किस प्रकार से ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद हमने जाना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत, कैसे ये फैराडे के नियम पे कार्य करता है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड होने की वजह से कैसे ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है, फिर इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम कौन कौन सी युक्तियां लगाते हैं, जैसे कि स्टेटर वाइंडिंग को हम दो वाइंडिंगों में बांटते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं सीरीज में, जिसके कारण दोनों वाइंडिंग के करंट एक दूसरे से फेज डिफरेंस पे आ जाते हैं और हमें एक रिवॉल्विंग फील्ड या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारे रोटर के कंडक्टर घूमने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं। उसके बाद हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की
तुलना करके देखा, और अंतिम में हमने पढ़ा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रयोग। तो आज का ये जो प्रसंग पूरा हमने तैयार किया है, ये bharatskill.gov.in की वेबसाइट से किया है, nimillearningonline.com की वेबसाइट से किया है, तथा ML अनवानी की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक से लिया है। और जो चित्र हैं इस प्रसंग में वो हमने google.com से लिए हैं। तो आप भविष्य में इस टॉपिक पे और जानकारी करना चाहें तो इन वेबसाइट्स पे जाके आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं, तथा ML अनवानी जी की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताब भी पढ़ सकते हैं। तो आज मैंने आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं भविष्य में आपके लिए प्रशिक्षण मददगार होगा। धन्यवाद।